Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we are going to talk about top 25 MCQs from the topic cell. Okay, so everything from the cell organelles to their functions, we will going to cover questions on all of the topics. Okay, so let's get started with the class. So here comes the first question. In a plant cell, which one of the following contains their own DNA? ओके तो इसमें प्लांट सेल की बात हो रही है राइट कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास उसका ओन डीएनए होता है. दे हैव देयर ओन डीएनए. इज इट न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स. ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ओके कि कौन से ऑर्गेनल्स के पास उनका खुद का डीएनए होता है. ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ओके तो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, बिकॉज यस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनरेटिंग द एटीपी. ठीक है, यहाँ एटीपी के बारे में भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं. जैसे एटीपी को हम कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, सो लेट मी राइट इट डाउन हियर. एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके एटीपी, और इसको एनर्जी करेंसी इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज जस्ट लाइक द करेंसी. ओके सपोज आप मार्केट में जाते हैं, यू वांट टू बाय समथिंग. ओके यू गिव द मनी, यू गेट द स्टफ. ओके वॉट एवर यू वांट टू बाय. सिमिलरली सेल के अंदर भी बहुत सारे टास्क होते हैं दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड. ओके so cell will going to utilize that energy, that ATP and get its task done. ठीक है, तो सेल के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं. उनको करने के लिए सेल क्या करता है, एटीपी को एक्सचेंज करता है. ओके एंड इट गेट इट्स टास्क डन. ठीक है, जैसे सपोज कोई भी टास्क है उसके लिए 2 ATP की एनर्जी रिक्वायर्ड है. ओके सो सेल विल गोइंग टू यूटिलाइज दैट 2 ATP एंड देन द टास्क इज डन. ओके तो इसलिए इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं एटीपी को. राइट डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में इनर फोल्डिंग्स होती हैं. ठीक है, दे आर बीइंग फोल्डेड इनवर्डली, जिसको हम क्रिस्टी भी कहते हैं. ओके देन यू नो यहाँ पे अगर हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कॉमन जो सिमिलैरिटीज़ के देखिए फीचर्स यहाँ लिखे हैं कि दोनों ही डबल मेम्ब्रेन है, दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस है. इट मीन्स बोथ ऑफ देम विल गोइंग टू हैव देयर ओन डीएनए. ओके सो दे मूव, चेंज शेप, डिवाइड ऑन देयर ओन. ठीक है, तो इनके पास इनका इंटरनल राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, एंजाइम होता है. ओके सो प्लीज डू रिमेंबर व्हाट आर द 2 ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन डीएनए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इट हैज़ बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन दी एग्जाम्स लाइक एनडीए एंड सीडीएस. ओके तो ये इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ओके सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the cell organelle helps in cell division and controls the activity and heredity characters of the cell? ओके तो जो सेल से बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू नो वी आर गोइंग टू डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस क्लास. ओके तो आपको बताना है कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल डिविजन में और यू नो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है. दैट हेल्प्स इन सेल डिविजन एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द एक्टिविटी एंड हेरिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ द सेल. Is it centrosomes? Is it nucleus, cytoplasm or Golgi apparatus? Yes. What should be the correct answer here? देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज न्यूक्लियस. ठीक है राइट देखिए मेन फंक्शन जो होता है न्यूक्लियस का, उसको ब्रेन कहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज, सिमिलरली सेल के अंदर जो भी यू नो एक्टिविटीज होती हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. सो इट इज ब्रेन ऑफ द सेल.
Okay, so it controls everything from gene expression to controlling the replication of DNA. Okay, न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल का इट इज द फीचर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, आपको प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा बिकॉज प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, तो न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड है, सो इट विल ऑल्सो बी एब्सेंट. लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो भी उनका हेरिडिटी मटेरियल है, जो भी डीएनए है, वो एक स्पेस में प्रेजेंट होता है, एक एरिया में, एक रीजन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और वो एक अनस्पेसिफाइड रीजन होता है. ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोट है. ओके, तो उस बैक्टीरियल सेल में जहां कहीं भी डीएनए प्रेजेंट होगा उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड कहेंगे. ओके, तो वहां न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, बट दे डू हैव न्यूक्लियोइड. ओके, राइट. So yes, this is all about it. So nucleus is responsible for helping in cell division and controlling the activity and heredity character of the cell. Okay, moving ahead to next question. Which of the following organelles shows similarity to a prokaryotic cell? इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर है या कुछ सिमिलैरिटी शो करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, chloroplast only, both chloroplast and mitochondria, none of the above. So इसमें करेक्ट आंसर है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो एज आई हैव टोल्ड यू, देखिए ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के डायग्राम्स हैं, इससे आपको क्लियर होगा कि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन एनक्लोज न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा और सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे इन द यूकैरियोट. Okay. On the other hand, if we look at the prokaryote, तो prokaryote में कोई भी membrane bound cell organelle नहीं है. Okay, and instead of nucleus they do have this nucleoid. तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, न्यूक्लियोइड भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो न्यूक्लियोइड कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये एक एरिया है, एक रीजन है जहाँ पे जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स का. ओके, तो उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. एक चीज दोनों में कॉमन है, वो है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इट इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट. और राइबोसोम एक अकेला सेल ऑर्गेनल है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं होता. ओके, इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल. ठीक है, बट डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है और यूकैरियोट में 80S. S जो होता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है. ओके, For now you have to understand कि राइबोसोम्स दोनों ही सेल में होता है, in the prokaryote, in the eukaryote, but yes, different type of ribosome is present. Okay, तो जैसा राइबोसोम प्रोकैरियोट में है वैसा ही राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा गया है. मोर ओवर जब इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि एक प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर इनगल्फ, लाइक एक यूकैरियोटिक सेल ने एक प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया. ओके, सो क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आ गया, इनगल्फ हो गया. ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है, दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, लेटर इट डेवलप्स इनटू, इस जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम एंडोसिम्बायोंट कहते हैं, एंडोसिम्बायोंट. ठीक है, तो एंडोसिम्बायोंट हुआ, राइट, दिस प्रोसेस, एंड इवेंचुअली इट डेवलप्स इनटू दिस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनका जो राइबोसोम है दैट इज सिमिलर टू द प्रोकैरियोट. ओके, इन सिंपल टर्म्स, so they are like similar to the prokaryotic cell. Okay, next question, what is the cell wall of a plant made of? जो cell wall होता है प्लांट का वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, कि कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स और लाइपोप्रोटीन? yes, so the correct answer for this one is cellulose. okay, तो यहाँ पे जो सेल वॉल है आपको पता है एनिमल सेल के अलावा, लाइक एक्सेप्ट द एनिमल सेल वॉल एल्गी में भी होता है, प्लांट में भी होता है, फंजाई में भी होता है. ठीक है, राइट, एंड बैक्टीरिया में भी होता है, बट सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. ठीक है, तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है. ठीक है, सेल्यूलोज सेल वॉल, राइट. जैसे कि फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है. ओके, तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा बट वो डिफरेंट सब्सटेंस का होगा. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल? लॉन्गेस्ट बॉडी सेल कौन सी होती है? इज इट आरबीसी, न्यूरॉन्स, ऑस्टियोसाइट्स और स्पर्म्स? यस, लॉन्गेस्ट बॉडी सेल विच इज द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर के करीब है, ओके, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल। आप डिफरेंट सेल्स देख रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल का ऐसा स्ट्रक्चर है, स्मूथ मसल सेल का स्पिंडल शेप होता है, आरबीसी का ऐसा स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स आर द elongated वन, द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल, ओके, और इनकी जो लेंथ होती है ये 1 मीटर होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन और रफेज? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज सेम थिंग। सो इट इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? तो देखिए करेक्ट आंसर लिपिड एंड प्रोटीन है। आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू दिया गया था, ओके, और उसमें ये देखा गया कि इसमें लिपिड भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसमें लाइपोप्रोटीन का ये बना है, लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स। जो क्रोमोसोम हैं वो किस में लोकेटेड हैं? गोल्जी बॉडीज में या न्यूक्लियस में या वैक्यूल्स में या प्लास्टिड्स में? यस, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है क्रोमोसोम, ठीक है। देखिए हमें ऐसे समझना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, लाइक देयर इज डीएनए, ठीक है, ठीक है, डीएनए एंड एक ये डीएनए है, ठीक है, और डीएनए के एक सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, ठीक है। ये जैसे सपोज एक सेगमेंट है डीएनए का, तो इस सेगमेंट को हमने जीन कह दिया, ओके, और जीन का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जैसे अगर किसी की ब्लू आईज हैं या कर्ली हेयर है, ओके, सो जीन इज गोइंग टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन और वो प्रोटीन ऐसा कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। ये अभी हम जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जो डीएनए का एक सेगमेंट है हम उसे जीन कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो डीएनए है ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके ये बनाता है क्रोमैटिन फाइबर्स। सो दिस इज द डीएनए एंड इट कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स फर्दर कंडेंस होते हैं और ये बनाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, और क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है जो ग्राना में होता है, एक डार्क रिएक्शन भी होता है जो स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। आप क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ग्राना और स्ट्रोमा पढ़ते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट, okay. Next question, the movement of water molecules through a semi-permeable membrane is called, okay. अब देखिए मूवमेंट किसका है? वाटर मॉलिक्यूल्स का, राइट, बट इट इज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेंशन है, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि यहाँ पे मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, ठीक है। सो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, कॉन्ट्रैक्शन है, नन ऑफ दीज, सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्मोसिस, ओके। देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 0, 1, 6, 4? यस, number of oxygen molecules that is required during glycolysis of one glucose molecule. इसका मतलब कि जब
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? करेक्ट आंसर इसका 0 है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे है जो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही होता है, ठीक है, एंड नो ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो अगर कोई ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रहा है, सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 0, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following process does not happen during the light reaction of photosynthesis? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि नहीं होता है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोफॉस्फोराइलेशन, रिडक्शन ऑफ NADP. यस, तो लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का होता है इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, डज नॉट हैपन? देखिए इसका करेक्ट आंसर है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो भी लाइट रिएक्शन में जो प्रोसेस होते हैं, तो पहला प्रोसेस होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर. इसका मतलब देखिए, फोटो का मतलब हो गया लाइट, ओके, लिसिस का क्या मतलब हो गया? ब्रेकिंग. तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करता है, ठीक है, in the presence of light. So water will going to split into protons, electrons and oxygen, or NADPH and ATP will be produced here, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो लाइट रिएक्शन में होता है वो होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओके। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ATP ये सिंथेसाइज होता है. देखिए ATP का सिंथेसिस जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ATP बनता है ADP से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ओके। सो यस, बाय द सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं. देन रिडक्शन ऑफ NADP. तो NADP यहाँ पे रिड्यूस होगा लाइट रिएक्शन में, ओके, एंड इट इज कंज्यूम्ड इन द कैल्विन साइकिल, यूज्ड इन मेनी अदर एनाबॉलिक रिएक्शंस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि लाइट रिएक्शन में ये 3 प्रोसेस होते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन नहीं होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन. In the context of respiration, the stage known as glycolysis involves the breakdown of what to pyruvic acid. Okay, तो respiration में एक glycolysis जब हम पढ़ते हैं तो उनमें क्या ब्रेकडाउन होके पायरुविक एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड और ग्लूकोज. करेक्ट आंसर इसका ग्लूकोज है. देखिए जब भी आप एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे है जो कि एरोबिक में भी है, एनारोबिक में भी है, ठीक है। तो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, सब में ही जो ग्लूकोज है, एक जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक करेगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, जिसे हम पायरुवेट कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन. There are some chemicals whose limited application on the leaf surface reduces or checks transpiration. ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि अगर आप उसे लीफ सरफेस पे अप्लाई कर देंगे तो उससे ट्रांसपिरेशन चेक करते हैं. इट मीन्स ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है. रिड्यूसेस और चेक्स मीन्स सेम, ठीक है, जो कि चेक करता है कि वेदर जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो रहा है कि नहीं, ओके. सो आपको बताना है इनमें से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट है, ओके, जो कि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है. ट्रांसपिरेशन आपको पता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है. तो जैसे लीफ है, स्टेम है, उससे वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है. तो अगर आप लीफ के सरफेस पे जहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, अगर आप उसके ऊपर कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट अगर आप अप्लाई कर देते हैं, कुछ केमिकल अप्लाई कर देते हैं, तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. तो कौन सा इनमें से एंटी ट्रांसपेरेंट है? करेक्ट आंसर है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो लीफ सरफेस पे अप्लाई किया जाता है जिससे कि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होता है, ओके. सो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, तो टॉल ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत टॉल ट्रीज होते हैं. ठीक है, तो टॉल ट्रीज में कैसे वाटर ऊपर तक जाता है. विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ग्रेविटेशनल फोर्स, ट्रांसपोर्टेशन फोर्स, सक्शन फोर्स और कंडक्शन फोर्स. यस, यहां पे कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, दैट इज सक्शन फोर्स. ओके, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में आपको पता है वाटर का लॉस स्टोमेटा से ही होगा, लीफ का जैसे सरफेस है. ठीक है, तो वैसे तो जो ट्रांसपिरेशन है वो क्यूटिकुलर भी होता है, स्टोमेटल भी होता है, लेंटिकुलर भी होता है थ्रू लेंटिसेल्स, बट 90% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा से होता है. ठीक है, तो जो लॉस ऑफ वाटर विल गोइंग टू क्रिएट अ सक्शन फोर्स. देखिए, सपोज एक टॉल ट्री है. ठीक है, उसका लीफ का सरफेस है जो कि एक्सपोज्ड होगा. राइट, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वाटर का लॉस हुआ, तो यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हुआ, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक सक्शन फोर्स डेवलप होगी टू पुल द वाटर अप इन ऑर्डर टू फिल दिस प्लेस. ओके, राइट, तो सक्शन फोर्स के थ्रू ही वाटर इसे सक्शन फोर्स या ट्रांसपिरेशनल पुल भी कहते हैं. ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल, तो इसके थ्रू वाटर जाता है टॉल ट्रीज तक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड्स इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च. ओके, तो इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड है जिसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं. स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और सुक्रोज. यस, तो करेक्ट आंसर इसका ग्लाइकोजन है. ठीक है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं और ये ग्लूकोज का पॉलीमर है. राइट, इट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स ऑफ द एनिमल्स. राइट, सो प्लीज डू रिमेंबर एनिमल स्टार्च इज ग्लाइकोजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर sites for protein synthesis, photosynthesis, fat synthesis और respiration. तो राइबोसोम्स किसकी साइट है. यहाँ पे क्या होता है राइबोसोम्स में, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वी नो. ठीक है, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. ओके, नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ. राइबोसोम्स किसके बने होते हैं. डीएनए एंड आरएनए, RNA and protein, DNA and protein, RNA and amino acids. Yes, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं. राइबोसोम्स बने होते हैं RNA and protein. ओके, सो राइबोसोम्स में राइबोन्यूक्लिक एसिड्स है एंड प्रोटीन्स हैं. ठीक है, RNA and protein. नेक्स्ट, द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज. जो सिल्क है, ठीक है, सिल्क साड़ी, सिल्क कुर्ती. राइट, ओके, तो आपने देखा होगा कि जो सिल्क है, राइट, उसमें जो केमिकल नेचर होता है सिल्क का वो कैसा होता है. कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड है, प्रोटीन है या फैटी एसिड है. ओके, तो सिल्क का केमिकल नेचर प्रोटीन है. ठीक है, सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जिसमें फाइब्रोइन होता है, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंसेक्ट लार्वा टू फॉर्म कुकून. ठीक है, तो सिल्क वॉर्म जो होता है उससे ये सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, फाइब्रोइन जो होता है, क्योंकि ये प्रोटीन है तो ये अमीनो एसिड्स का बना होगा, बिकॉज जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर लाइक प्रोटीन, इट गेट्स ब्रोकन डाउन टू द सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड्स. ठीक है, जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि कई सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड of citric acid cycle becomes lactic acid, acetoacetic acid, cis-acotinic acid और acetyl coenzyme. ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल ये क्रेब्स साइकिल का क्वेश्चन है जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. ठीक है, उसमें पायरुविक एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से कंबाइन होने से पहले उसमें कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. So pyruvic acid, it forms acetyl coenzyme A before combining
विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन है उसका, करेक्ट आंसर इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरेविक एसिड मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो जब पायरेविक एसिड मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 एटीपी। ठीक है, देखिए 2 मॉलिक्यूल होता है पायरेविक एसिड का, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होंगे 15 into 2 दैट इज 30। ओके, बिकॉज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरेविक एसिड का दे आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the oxygen and carbon dioxide crosses the plasma membrane by the process of active diffusion, facilitated diffusion, passive diffusion और random diffusion। yes, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है दैट क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किस प्रोसेस से क्रॉस करते हैं, एक्सचेंज जो होता है गैसेस का वो किस प्रोसेस से होता है, करेक्ट आंसर है एक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, देखिए जब हम डिफ्यूजन की प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग ऑफ अ परफ्यूम और लाइटिंग एन इंसेंस स्टिक। ठीक है, तो सपोज आप परफ्यूम अप्लाई कर रहे हैं, ओके, और आप देखेंगे कि आपने परफ्यूम अप्लाई किया, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्मेल जो है वो पूरे रूम में फिल हो गई है। ठीक है, राइट, तो ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन से है, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन जहाँ परफ्यूम का था वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो ट्रैवल किया। ओके, राइट, तो ये डिफ्यूजन हो गया। अब एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, देखिए हाई टू लो जो होता है उसमें आपको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर हम वाटरफॉल की बात करें तो वाटरफॉल में हाई से लो वाटर जा रहा है तो उसमें कोई भी वाटर पंप या कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट सपोज you are living on the ground floor, okay, like you have pump on the ground floor but you are living on the first floor। ठीक है, अब आपको फर्स्ट फ्लोर में वाटर चाहिए, सो यू विल गोइंग टू यूज वाटर पंप। आप एक एक्सटर्नल सोर्स या एनर्जी ऐड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ड्राइव दैट वाटर फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज यहाँ पे भी लो से हाई है। ठीक है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ओके, यू डू नीड एनर्जी। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई हिल, सपोज दिस इज द हिल, ठीक है, तो आप हिल में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, यहाँ आपको कोई एनर्जी कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पैसिव है। ठीक है, और एक्टिव में क्या होता है, फ्रॉम लो टू हाई, अब आपको यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो यू विल गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन ऑर्डर टू मूव थ्रू द हिल। ठीक है, तो एक्टिव में आपको याद रखना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बट पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ दे क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज बाय एक्टिव डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। यस, सो वी कॉल इट एज टोनोप्लास्ट, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वैक्यूल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल में आपको एक प्रोमिनेंट वैक्यूल दिखेगा। प्रोमिनेंट मीन्स एक लार्ज एरिया वो वैक्यूल कवर करता है। अप्रोक्सीमेटली 90% जो प्लांट सेल का एरिया होता है दैट इज कवर्ड बाय दिस वैक्यूल। ओके, तो वैक्यूल के अंदर सेल सैप भी होगा। ठीक है, इसमें वेस्ट मटेरियल भी स्टोर्ड होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर होगा। ओके, एंड इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो कवर है, दैट इज टोनोप्लास्ट। ओके, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं, अगर वो प्रेजेंट हो तो वो स्मॉल होते हैं, मल्टीपल इन नंबर होते हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए इसके पीछे भी एक रीजन है कि एनिमल सेल में लाइक देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन। ठीक है, तो
इतनी एक्टिविटी एनिमल सेल्स में होती है कि ऑल द फूड इज यूटिलाइज्ड, ओके। तो उनको फूड रिजर्व करके नहीं रखना होता है, ओके। बहुत सारा फूड उन्हें रिजर्व करके नहीं रखना होता, बट प्लांट सेल में दे डू नीड दिस रिजर्व फूड, ओके। तो इसीलिए जो वैक्यूल है इट इज प्रोमिनेंट, इट इज लार्ज इन केस ऑफ द प्लांट सेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय, ओके। एनिमल सेल्स एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? डेस्मोसोम्स, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्मेटा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, एनिमल सेल्स दे आर इंटरकनेक्टेड बाय डेस्मोसोम्स, ठीक है। तो ये डेस्मोसोम्स होते हैं दो सेल्स को जोड़ने वाले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन चीक सेल्स एंड अनियन पील सेल्स इज, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि ह्यूमन चीक सेल और अनियन पील सेल में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अनियन पील, एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन चीक सेल्स, सेल वॉल प्रेजेंस इन अनियन पील सेल्स, एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन चीक सेल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंस पूछा है, तो आपको पता है ह्यूमन चीक सेल की बात हो रही है, इसका मतलब ये एनिमल सेल है। अनियन पील सेल की बात हो रही है, इसका मतलब ये प्लांट सेल है। तो प्लांट और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस क्या है? सेल वॉल का, ठीक है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा इन द केस ऑफ अनियन पील सेल, while it is absent in case of human cheek cell, okay. So we have come to the last question for today. Okay, so an organelle that mainly serves as a packaging area for molecules that are distributed across the cell and they are called as, तो एक ऑर्गेनल है, देखिए जिसके फंक्शन पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है? टू सर्व एज अ पैकेजिंग एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेल। तो वो कौन से सेल ऑर्गेनल हैं? गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल। यस, देखिए आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, नाउ यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि जो क्वेश्चंस हैं वो सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस पे मेनली आते हैं, उनके लोकेशन पे आते हैं, डिफरेंसेस पे, सिमिलैरिटीज पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। अब देखिए, लेट मी जस्ट समराइज जो मेन पार्ट है सेल का, ओके। देखिए सेल में आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें सिमिलैरिटीज है, ओके, और डिफरेंट ऑर्गेनल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चंस इन्हीं सब जगह से आएंगे, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ मैं समराइज करना चाहती हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो रफ होता है और वो स्मूथ होता है, ये आपने पढ़ा है। तो रफ का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना और स्मूथ का काम होता है लिपिड की सिंथेसिस करना, ठीक है। अब ये प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हो गए, बट इन्हें कैरी कौन करेगा? पैक करके कैरी कौन करेगा? गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस का जो काम होता है वो होता है, गोल्जी अपैरेटस को डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस का काम होता है इन्हें पैक करके ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो ये लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो गया, वो ट्रांसपोर्ट हो गए। तो लिपिड और प्रोटीन का जो सिग्निफिकेंस है वो है सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा अभी कि वो प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, राइट। तो प्रोटीन और लिपिड यहाँ पे फॉर्म हो गया, पैक होके ट्रांसपोर्ट हो गया फॉर द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको याद रखना है, ओके। So yes, here we have come to the end of the class, right? Okay, so one more very important here is there are so many courses running, okay? Like from the SSB interviews, you can enroll in other courses like CDS, FCAT and NDA, okay? So please do join these courses for gaining maximum benefit, okay? So if you want to join the course, you can use this code of Warrior10 in order to avail 10% discount on all of the courses, okay?
So yes, here let's end the class. Thank you so much for joining in. Jai Hind everyone. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।